हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक दिस चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। आप मेरे साथ सीख रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए अंदर जो है हमने लास्ट लेक्चर जो है उसके अंदर एक्सरसाइज 6.4 कंप्लीट कर लिया था। 6.5 ये जो एक्सरसाइज है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर डिपेंड है। 6.4 जो था होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर बेस्ड था। 6.5 के अंदर का जो टॉपिक्स है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये जो है इस साल जो कोविड की वजह से जो लॉकडाउन हुआ उसकी वजह से जो आने वाली एग्जाम्स है 2021 के लिए उसको 25% सिलेबस जो कम हुआ उसमें निकाल दिया गया। फिर भी उसको मैं बाद में अलग से आपको पढ़ा दूंगा। अभी हम पहले शुरू करेंगे एक्सरसाइज 6.6 का जो कंसेप्ट है वो। एक्सरसाइज 6.6 ये लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर का डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसके अंदर अप्रॉक्स 12 क्वेश्चन है, 12 एंड एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इसके ऊपर बेस्ड है। मतलब अभी तक जो आपने डिफरेंशियल इक्वेशन सीखा है उसका यूज़ किया, हमारी डेली लाइफ हो गई या मैथ्स हो गया, अदर सब्जेक्ट्स हो गए, उसके अंदर जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन ये जो टॉपिक हमने मैथ्स में सीखा है इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है वो हम लोग देखने वाले हैं। कहा जाए तो बहुत सारी जगह इसका यूज होता है, लेकिन अभी हमें जो सीखना है 6.6 में बेसिकली पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर हम इसका इस्तेमाल देखेंगे। कोई सिटी या विलेज या कंट्री हो गया, वहाँ पर कोई पर्टिकुलर पॉपुलेशन है, कुछ सालों के बाद वहाँ पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज़ करके पता लगा सकते हैं। इतना ही नहीं, जैसे कोई साइंस का लैब होता है, रिसर्च लैब होता है, वहाँ पर जो कल्चर किया जाता है या बैक्टीरिया जो प्रोड्यूस करते हैं, बैक्टीरिया के नंबर में ग्रोथ होता है, तो बैक्टीरिया का पॉपुलेशन ग्रोथ भी हम लोग निकाल सकते हैं। दूसरा जो टॉपिक है रेडियो एक्टिव डिके। आपको पता है बहुत सारे मटेरियल रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि यूरेनियम, पोलोनियम, रेडियम, उसमें से रेडियो एक्टिविटी उसमें प्रॉपर्टी पाई जाती है। अल्फा बीटा पार्टिकल्स निकलते रहते हैं, गामा रेडिएशंस होते हैं, जिसकी वजह से वो जो मटेरियल है उसका जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है वो कम होते जाता है। एक टाइम आता है जब वो आधा हो जाता है, आपने समझो 1 ग्राम का आधा ग्राम हो जाएगा, तो जितना टाइम लगता है उसे हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। सब आपने साइंस में सीखा हुआ है। तो उसमें जो मटेरियल डीके हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो पर्टिकुलर टाइम के बाद उसका जो वेट कितना रहेगा वो हम यहाँ देखेंगे। इसके बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग भी आपने सीखा हुआ है साइंस के अंदर कि कोई ऑब्जेक्ट अगर हॉट ऑब्जेक्ट है उसको अगर हम एटमॉस्फेयर में रख देते हैं, वातावरण में, रूम टेम्परेचर या किसी टेम्परेचर पर, और वो अपने आप में एक हॉट ऑब्जेक्ट है, तो वो धीरे धीरे क्या करेगा, जो एटमॉस्फेयर है उसके टेम्परेचर को मैच करने लगेगा। अगर वो ज़्यादा हॉट बॉडी है तो एटमॉस्फेयर या तो एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है उसको मैच करने के लिए वो कूल होने लगेगा। ओके, तो ये क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है। और फिर कुछ ऐसे मेंसुरेशन में जैसे आपने देखे थे 3D ज्योमेट्री होती है जिसके अंदर बहुत सारे शेप्स होते हैं, स्फीयर, हेमिस्फीयर, कोन हो गया, ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर का सरफेस एरिया अगर कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम उसका चेंज हो रहा है, तो वहां पर हम लोग इन सारी चीज़ों पर डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज़ करने वाले हैं। कैसे यूज़ करोगे वो तो आप देखोगे ही। जो 6.6 के अंदर अप्रॉक्स 12 क्वेश्चन है उसके अंदर आप देखोगे कैसे यूज़ होगा, बट सारे के सारे जो एप्लीकेशन हम देखने वाले इन सभी चीज़ों में, तो बेसिक कुछ चीज़ें जो मेन है अगर उतना आप सीख लेते हो तो सारे क्वेश्चन जो है आप बहुत ही ईजिली कर लोगे। सबका जो स्टार्टिंग पार्ट होता है 50% जो सोल्यूशन है वो सबका सेम है। तो मैं यहाँ पर बेसिकली आपको बता देता हूँ एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर जो क्वेश्चन आया तो आपको क्या करना पड़ेगा, और अगर रेडियो एक्टिव डीके का क्वेश्चन आया तो क्या करना पड़ेगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के क्वेश्चंस के लिए क्या करना पड़ेगा। तो जो मैं यहाँ बताऊंगा उसको एकदम फिक्स याद कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि जब भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ये जो मैं बताने जा रहा हूँ इतना पहले आपको करना होगा, तब आप आगे बढ़ेंगे। देखा जाए तो 6.6 बहुत सारे बच्चों को हार्ड लगता है, लेकिन मैं गारंटी देता हूं जब मैं 6.6 सिखा लूंगा आप बोलोगे इस चैप्टर का सबसे इजी, यानी पहला जो एक्सरसाइज था वो तो काफी इजी था, ऑर्डर एंड डिग्री, लेकिन उसके बाद ये 6.6 आपको बहुत इजी लगेगा। और इसके क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गए तो आपको बहुत मजा आएगा, आप पूरा मार्क्स स्कोर कर लोगे। तो चलो शुरू करते हैं यहाँ पर जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वहां से। अब इसमें जो क्वेश्चन आएंगे पॉपुलेशन ग्रोथ से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है ध्यान रखो कि सपोज कोई एक लोकेलिटी है, रीजन है, यहाँ पर कोई इनिशियली एक पॉपुलेशन है, व्हेन टाइम t वाज 0, शुरुआत में जब समय 0 मान लो, सपोज ईयर 2000, सन 2000 में यहाँ की कुछ पॉपुलेशन थी। ओके, अब 2000 ये शुरुआती साल है समझो, अब मुझे 2030 में देखना है यहाँ पॉपुलेशन कितनी होगी। तो शुरुआत 2000 से हुई,
और एंड 2030 पे हुआ समझो। 2000 को हम 0 ईयर मानेंगे, शुरुआत हुई तो व्हेन टाइम वाज 0। ओके, सपोज यहाँ पॉपुलेशन जो था वो P0 था। ओके, तो 30 साल के बाद 2030 में यहाँ का, यानी हम बोल सकते हैं व्हेन टाइम इज 30 ईयर्स, 30 साल होने के बाद जो पॉपुलेशन है वो कितना हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको पॉपुलेशन ग्रोथ से रिलेटेड मिलेंगे। इसी से बैक्टीरिया ग्रोथ के भी क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे ही होंगे कि समझो इनिशियली इतना था या इतने साल के बाद इतना पॉपुलेशन था, तो बताओ कि इतने साल के बाद पॉपुलेशन कितना हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में जनरली हम क्या करेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन, रेट मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, पॉपुलेशन चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल पॉपुलेशन। जो ओरिजिनल पॉपुलेशन होता है उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसको आपको जब भी पॉपुलेशन ग्रोथ का क्वेश्चन आएगा तो यही शुरुआत करनी है। जो यहाँ बताने जा रहा हूँ इसको फिक्स याद कर लो। पॉपुलेशन वाले हर एक क्वेश्चन में इतना पार्ट आप हर बार करोगे। तो अब यहाँ क्या करना होगा, dp/dt है, इसको हटा के इक्वल टू एक कांस्टेंट दोगे p, इस तरह से। अब जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन का एप्लीकेशन, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन का इस्तेमाल कैसे होगा, तो ये जो p है डेरिवेटिव ऑफ p को यहीं रखो, इज इक्वल टू जो dt है उसको दूसरी तरफ लेके जाओ, यहाँ पर k है, k, ये जो p है इसको यहाँ लाओ, अपॉन p में लेके आओ। ठीक है, p वाले सारे टर्म dp के पास और जो t वाले टर्म्स होंगे dt के पास। अब t है नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कांस्टेंट यही रखो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दो। अब 1/p का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू p आ जाएगा log ऑफ p, इस तरह से आ जाएगा। k कांस्टेंट है, बाहर आ गया, यहाँ इंटीग्रेशन में कुछ भी नहीं है, विद रिस्पेक्ट टू t तो 1 है, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t आएगा, प्लस एक कांस्टेंट आ जाएगा c, इस तरह से। तो आपको जब भी पॉपुलेशन ग्रोथ से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो इतना पोर्शन आपको करना ही पड़ेगा। पॉपुलेशन के सारे क्वेश्चन में यहां से शुरुआत करके ये लाओगे, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 होगा। फिर यहां पर ये जो कंडीशंस दी होगी, व्हेन टाइम t इज 0 देन p इज p0, ऐसे करके आप सॉल्व करोगे जो जो कंडीशन दी होगी वैसे। इसको और अगर एक्सपांड करना चाहो तो ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको यहाँ e समझ लो एक्सपोनेंशियल फॉर्म करने के लिए, e रेज टू ये जो kt प्लस c है, सपोज ये c1 है, c1 मान लो इसको, e रेज टू kt प्लस c1 इज इक्वल टू p, ऐसे हो जाएगा। p को इस तरफ समझो, p इस तरफ है, ये उस तरफ समझो, e रेज टू kt और ये प्लस है तो इंटू हो गया e रेज टू c1, इस तरह से हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू ई रेज टू के टी इंटू ये जो ई रेज टू c1 है, ये नया कांस्टेंट, इसको c मान सकते हो इस तरह से। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी आप कर सकते हो अगर आपको लॉग नहीं चाहिए तो, या तो यहीं रख के आप आगे बढ़ सकते हो। आगे क्या करना है, जब टाइम t 0 है तो p की जगह p0 रख देना। इसको आगे देखो, ये जो मैंने बताया ये कर सकते हो, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, कॉपी कर लिया। अब इसको मिटा रहा हूँ इसलिए मैं बोल रहा था कॉपी कर लो, क्योंकि ये अगर नहीं करना चाहते, थोड़ा सा इधर ही बताता हूँ बिना मिटाए। तो यहाँ पर मैं आगे बताता हूँ कि इफ टाइम t इज इक्वल टू 0 तो ये पॉपुलेशन हो जाएगा p0। ओके, ये पॉपुलेशन p हो जाएगा p0 इस तरह से। तो क्या हो जाएगा, देखो यहीं पर अगर करें लॉग ऑफ जो पॉपुलेशन है वो है p0 इज इक्वल टू k इंटू टाइम t 0, सो k इंटू 0 0 प्लस c1, अगर समझो ये कांस्टेंट है c1 तो c1। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो इक्वेशन नंबर 1 में c1 की वैल्यू रख दो, या तो समझो ये c है तो ये हो जाएगा log ऑफ p इज इक्वल टू के टी प्लस c1 की जगह रख सकते हो log ऑफ p0, इस तरह से रख सकते हो। इसको यहाँ लाके सॉल्व करना तो ये log है, ये यहाँ आएगा प्लस है माइनस हो जाएगा, तो ये p ये माइनस होगा तो ये अपॉन में आ जाएगा, p0 इज इक्वल टू के टी। और ऐसा करके आप यहाँ पर k की वैल्यू भी फाइंड करोगे। तो इसके बाद ये स्टेप्स करना होगा, t इज इक्वल टू 0 लेके एक्सपोनेंशियल इस तरह से कर सकते हो। इसके अंदर चाहिए तो भी ये जो लॉग वाले के साथ किया ना t0 लेके, इसके अंदर भी कर सकते हो। इफ t इज इक्वल टू 0 p इज इक्वल टू p0, यानी इनिशियली जब टाइम 0 था तो पॉपुलेशन p0 था, तो ये आ जाएगा p इज इक्वल टू p0, p की जगह p0 हुआ इज इक्वल टू ई रेज टू के इंटू टी कितना है 0, अगर k इंटू 0 रखा 0, ई रेज टू 0 1 इंटू c, तो c आ गया। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन इज इक्वल टू ई रेज टू के टी इंटू सी की जगह क्या आ जाएगा p0, ये इस तरह से। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, p इज इक्वल टू p0 पहले लिख दिया इंटू ई रेज टू के टी। तो जो पॉपुलेशन के लिए जो फाइनल एक्सप्रेशन है वो ये रख सकते हो, या तो फिर लॉग के फॉर्म में ऐसे भी रख सकते हो। तो
तो पॉपुलेशन का ये जो मैंने बॉक्स बताया इतना मेन है, ये याद रखो। और उसके बाद हर बार हर एक स्टेप में, इसको मैं मिटा देता हूँ, नहीं रहने दो, ये जो हर स्टेप के अंदर पहले आपकी ये कंडीशन आप लेते हो हर बार, जब टाइम t 0 था तो p कितना, तो टाइम t 0 है तो p कितना, इसके अंदर मैंने रख के बताया। अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म लेते हो तो उसके अंदर भी मैंने रख के बताया। तो या तो आप ऐसे करो या तो आप ऐसे करके ऐसे करो, ठीक है, दोनों तरीका बताया, हम करेंगे, टेंशन मत ले लो। अब ये पॉपुलेशन ग्रोथ था, बैक्टीरिया का ग्रोथ हो सकता है, किसी जनसंख्या का ग्रोथ हो सकता है, ह्यूमंस का हो सकता है। रेडियो एक्टिव डिके क्या होता है, ध्यान से देखो। सपोज कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल है, यहाँ पर ये रेडियो एक्टिव मटेरियल है और इसके अंदर से रेडिएशंस होती रहती है, रेडिएशंस, तो उसका जो मास है, एक्चुअल जो उसका अमाउंट है वो डिक्रीज होते जाता है। तो सपोज एक्स है, एक्स जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है उसका अमाउंट है, तो अगर उसका डीके होगा यानी कम होगा तो रेट ऑफ डीके क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस होगा। यहाँ जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उसका कितना अमाउंट इनिशियली प्रेजेंट था, समझो एक्स अमाउंट इसका है, तो उसको वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन ये रेडियो एक्टिव डीके है, डीके मतलब ये जो अमाउंट कम हो रहा है, पहले 10 ग्राम था तो फिर धीरे धीरे 9-8 ग्राम होते जाएगा, 5 ग्राम हो जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पर माइनस साइन देते हैं। यहाँ पर पॉपुलेशन के लिए पी यूज किया था। पॉपुलेशन में कभी कभी नंबर ऑफ पीपल होगा, नंबर दिया होगा तो एन भी यूज कर सकते हो आप, लेकिन जब रेडियो एक्टिव डीके होगा सब्सटेंस का तो आप एक्स यूज करना। ये कुछ स्टैंडर्ड्स लेटर होते हैं, पॉपुलेशन के लिए पी यूज हो रहा है, रेडियो एक्टिव डीके के लिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए एक्स यूज हो रहा है, तो ये चीजें याद रखो। ओके, अब ये माइनस क्यों आया, क्योंकि ये डीके है, यहाँ अमाउंट कम हो रहा है। अब dx बाई डी टी इसको सेम ऐसे ही सॉल्व करो जैसे यहाँ किया था, जैसे dp बाई डी टी था, ये जैसे किया था ऐसे ही करो। dx बाई डी टी इसको हटा के इक्वल टू माइनस, यहाँ पर कांस्टेंट k लिया था, यहाँ पर हम लोग a कांस्टेंट इस तरह से लगाते हैं। ओके, समझने के लिए a ले लो थोड़ा डिफरेंस के लिए। dx ये x यहाँ आया तो अपॉन x इज इक्वल टू माइनस a, ये dt, यहाँ पर इंटीग्रेशन ले लो दोनों साइड का, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ एक्स माइनस ए, और यहाँ पर ए के साथ टी आ गया, डी टी है ना, ए कांस्टेंट है बाहर आया, और प्लस हमने ले लिया C1 या C कांस्टेंट। और सेम ऐसे ही आप करोगे, यहाँ पर ये आ जाएगा e रेस टू, ओके, जैसे ये ए के टी था, यहाँ के रखोगे तो भी चलेगा, मैं जानबूझ के अलग रख रहा हूँ, के रखोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं बेस है तो e है, तो आप यहाँ से ये ले सकते हो e रेस टू माइनस ए टी प्लस C1, जैसे मैंने ये बताया था ना, इसके बाद e रेस टू वो कर सकते हो, e रेस टू माइनस ए टी प्लस C1 इज इक्वल टू एक्स, और x को इस तरफ लिखोगे तो x इज इक्वल टू e रेस टू माइनस ए टी इंटू ये जो C1 है e रेस टू C1 इज, इसको आगे चेंज करोगे तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू ये जो e रेस टू C1 है इसको नया कांस्टेंट c कर दो, ओके, और ये आ जाएगा e रेस टू माइनस ए टी, ई रेस टू माइनस ए टी। तो जैसे यहाँ था, यहाँ आया था देखो p इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट c के साथ e रेस टू के टी था, वैसे ही x p की जगह पर x आया, देखो कांस्टेंट c आया, e रेस टू के टी है वहाँ e रेस टू माइनस ए टी, यहाँ a रखो या k रखो चलेगा, k भी रखेंगे तो चलेगा, तो ये आ गया। ओके, थोड़ा डिफरेंस के लिए कर रहे हैं, चाहिए तो आप k रखते हो तो भी चलेगा, चलो k ही रख देते, कोई प्रॉब्लम नहीं, कंफ्यूज होते हैं ना बच्चे। टेक्स्ट बुक में जैसा दिया है मैं वैसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप सेम रखते हो सबके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सेम रख सकते हो, के रखते, चलो कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर इसी लॉग को ऐसे करना चाहो तो भी कर सकते हो, लॉग में हर बार आपको याद रखना है, जैसे ये हाफ लाइफ पीरियड भी बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पर अभी देखो इसके अंदर अगर मैं लूँ कि व्हेन टाइम इज जीरो, टी जब जीरो है तो x क्या होगा, x जीरो, जैसे यहाँ लिए थे व्हेन टाइम t इज जीरो सो p इज p जीरो, सो ये हर बार लेना पड़ेगा, टाइम इज जीरो तो x क्या आ जाएगा, x जीरो इज इक्वल टू c इंटू ई रेस टू माइनस के टी, टी कितना है जीरो, तो के टी ये जीरो हो गया, ई रेस टू जीरो, सो x जीरो इज इक्वल टू ई रेस टू जीरो 1, 1 इंटू सी। अब ये जो x जीरो सी उठा के यहाँ रख दो इसके अंदर, तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू c की जगह पर आ गया x जीरो और ई रेस टू माइनस के टी। अब इसके अंदर ये जो आपका मेन एक्सप्रेशन हो गया, अब इसके बाद आगे जो भी सम इस तरह से दिया होगा कि टाइम t जीरो है, x इतना है, तो जब टाइम t इतना होगा तो x कितना, पॉपुलेशन हो गया, तो ये बेसिक मैं बता रहा हूँ,
ये पॉपुलेशन ग्रोथ का जब भी क्वेश्चन आएगा आपको इतना करना पड़ेगा, जब भी रेडियो एक्टिव डीके का क्वेश्चन आएगा इतना करना पड़ेगा। यहाँ पर एक हाफ लाइफ पीरियड था। हाफ लाइफ पीरियड मतलब क्या होता है कि जो ये अमाउंट है, सपोज ये 4 ग्राम्स है, तो कितने टाइम के बाद ये आधा हो जाएगा, यानी 2 ग्राम हो जाएगा। 4 ग्राम से कितने टाइम के बाद वो 2 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ये क्या है वो बताता हूँ मैं। जैसे हमने पॉपुलेशन ग्रोथ किया, रेडियो एक्टिव डीके किया, वैसे ही न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आपने जो साइंस में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जब कोई एक ऑब्जेक्ट है, हीटेड बॉडी है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये बहुत ही गर्म है और इसको जब सराउंडिंग में रखते हैं, रूम टेम्परेचर पर रखो या किसी कमरे में रखो, कहीं भी रखो, तो ये कूल होने लगती है। इसमें होता क्या है, द रेट ऑफ कूलिंग, यानी जो टेम्परेचर है, रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर जो इसके अंदर होता है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड द सराउंडिंग। यहाँ पर क्या होता है, डी थीटा बाई डी टी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थीटा माइनस थीटा 0। यहाँ पर जो मैंने यार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताया था ना, ये माइनस नेक्स्ट स्टेप में लेना, ओके। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है। अच्छा, ये क्या होता है कि ये डिक्रीज हो रहा है इसलिए आता है। अब यहाँ पर आप ले सकते हो डी थीटा बाई डी टी, इसको हटा के इक्वल दे दो और ये थीटा माइनस थीटा 0 के साथ एक कांस्टेंट आ जाएगा के और एक माइनस आ जाएगा। वो अच्छे से लिखता हूँ मैं, क्या आ जाएगा देखो फिर से, ये जो प्रोपोर्शनल इसको इक्वल दे दो, थीटा माइनस थीटा 0 ऑलरेडी है, ये के कांस्टेंट आ जाएगा, एक माइनस आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है देखो, हमेशा की तरह डी थीटा यहाँ पर है, थीटा माइनस थीटा 0 यहाँ लाओ, थीटा माइनस थीटा 0 इज इक्वल टू माइनस के, डी टी यहाँ पर आया तो इंटू डी टी हो गया। इंटीग्रेशन करो दोनों साइड का, यहाँ पर 1 अपॉन थीटा माइनस थीटा 0, बिल्कुल इसी तरह से करेंगे जैसे कर रहे थे। इसका क्या हो जाएगा, 1 अपॉन है तो लॉग ऑफ थीटा माइनस थीटा 0 आ गया, इज इक्वल टू माइनस के विथ रिस्पेक्ट टू टी, 1 का हो जाएगा तो टी हो गया, प्लस ए कॉन्स्टेंट C1 समझ लो। अब इसको आप चाहिए तो एक्सपोनेंशियल कर सकते हो, एक्सपोनेंशियल करोगे तो ये हो जाएगा ई रेश टू, जैसे ये ई है, ई रेश टू माइनस के टी प्लस C1 इज इक्वल टू थीटा माइनस थीटा 0 आ गया। इसको आप करेंगे ई रेश टू माइनस के टी इंटू ई रेश टू C1 इज इक्वल टू थीटा माइनस थीटा 0 आ गया। अब यहाँ पर जो ई रेश टू C1 है, ई रेश टू C1, इसको एक कांस्टेंट मान लो, इसको एक कांस्टेंट मान लो, ये अभी आपको अलग से बताता हूँ, C मान लेते हैं, ओके। तो ये हो जाएगा, इसको पहले इस तरफ लिखो, थीटा माइनस थीटा 0, ये हो गया कांस्टेंट C और ये हो गया ई रेश टू माइनस के टी। अब ये आपका मेन एक्सप्रेशन आ चुका है। इसके बाद अब क्या करना है देखो, अब फॉर टाइम t इज इक्वल टू 0, फॉर टाइम t इज इक्वल टू 0, सपोज जो थीटा है वो थीटा 1 है, जो थीटा है वो कितना है, थीटा 1 है। तो अब ये चेंज करो इसको, ये क्या हो जाएगा, थीटा 1 माइनस थीटा 0 इज इक्वल टू C, और टाइम t 0 है तो ये टाइम t 0, 0 इंटू माइनस के 0, ई रेश टू 0, ई रेश टू 0 होता है 1, 1 इंटू C, तो थीटा 1 माइनस थीटा 0 इज इक्वल टू C। यहाँ पर आ गया, C की वैल्यू आ गई यहाँ पर। अब ये जो एक्सप्रेशन 1 था समझो, इसके अंदर अगर रखते हैं हम थीटा माइनस थीटा 0, ओके, यहाँ से देखते हैं C की वैल्यू जो आई है ये इसमें रख दो, तो क्या है देखो, थीटा माइनस थीटा 0 इज इक्वल टू, ये जो C है, C की जगह रखना है थीटा 1 माइनस थीटा 0, ये दिया है, ओके। C की जगह पर ये ई रेश टू माइनस के टी, ई रेश टू माइनस के टी। अब देखो ये क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू माइनस थीटा 0 वहाँ गया तो प्लस थीटा 0, प्लस थीटा 1 माइनस थीटा 0 ई रेश टू माइनस के टी, ओके। तो ये आ चुका है, इसको हम यूज़ करेंगे। तो अभी तक मैंने जो बताया, क्या बताया, पॉपुलेशन ग्रोथ अगर होता है तो ये फिक्स पार्ट है, रेडियो एक्टिव डीके होता है तो ये पार्ट है, ओके। यहाँ से आपने अगर स्क्रीनशॉट लिया होगा तो अच्छी बात है, ई रेश टू ये है, ओके। और यहाँ पर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में ये करना है, ये जो आप याद रखो, नहीं भी याद हो रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ के रखो। अभी मैं सम्स बताऊंगा ना तो सम्स में आपको समझ में आएगा कि कैसे करना है। हाँ, ये जो बेसिक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे भी कुछ है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाले क्वेश्चन, जैसे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री होती है ना, स्फीयर, हेमिस्फीयर, कोन हो गया, फिर राइट सर्कुलर सिलेंडर हो गया, उसके अंदर सरफेस एरिया अगर उसका इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो उसके लिए भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन यूज करेंगे, जो भी दिया हुआ कंडीशन होगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अभी फिलहाल तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट, ये हो चुका है बेसिक कंसेप्ट। कुछ क्वेश्चन आपको बताता हूँ।
6.6 का जो पहला क्वेश्चन है आप टेक्स्ट बुक में देखो, यहाँ पर डिस्प्ले भी हो रहा होगा। इन अ सर्टेन कल्चर ऑफ बैक्टीरिया द रेट ऑफ इंक्रीज इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। इफ इट इज फाउंड दैट द नंबर डबल्स इन 4 आवर्स, फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स द बैक्टीरिया आर इंक्रीज्ड इन 12 आवर्स। क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश करो कि कोई एक कल्चर है, देखो पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ, यहाँ कल्चर है यानी कि लेबोरेटरी में कोई जो बैक्टीरियाज के नंबर को इंक्रीज किया जा रहा है, ओके, जहाँ पर बैक्टीरियाज के नंबर्स को बढ़ाया जाता है। द रेट ऑफ इंक्रीज इज प्रोपोर्शनल टू नंबर प्रेजेंट, यानी कि जो बैक्टीरिया का जो नंबर है, जो समझो कि नंबर n है, तो यहाँ पर क्या दिया है, गिवन दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ द नंबर इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर। जैसे पॉपुलेशन था ना p, वैसे यहाँ नंबर दिया तो आप n समझ लो इसको, ठीक है। प्रोपोर्शनल दिया, नंबर बढ़ता है तो इसको जब चेंज करोगे dn/dt तो ये इक्वल टू कांस्टेंट kn आएगा, प्लस आएगा। इसके पहले देखो मैंने न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग माइनस में लिया था, रेडियो एक्टिव डीके माइनस में लिया था। रेडियो एक्टिव डीके में क्या था, जो अमाउंट है वो डिक्रीज होता है तो माइनस में लेते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में जो टेम्परेचर है वो फॉल होता है। टेम्परेचर पहले हॉट बॉडी का, हीटेड बॉडी का जो है ज्यादा टेम्परेचर होता है, गर्म बॉडी का, जब वो ठंडा होता है तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज होता है, इसलिए माइनस लिया था, ठीक है। अब यहाँ पर ये नंबर है, नंबर बढ़ते जाता है, बैक्टीरिया का नंबर बढ़ेगा इसलिए प्लस में है। ये हुआ है। अभी दिया क्या है, देखो ध्यान से देखो, इफ इट इज फाउंड दैट द नंबर डबल्स इन 4 आवर, जो नंबर है जब टाइम जो है 4 आवर्स होगा, जब टाइम 4 आवर्स है तो जो नंबर n है तो उसके इनिशियल अमाउंट समझो डबल हो जाएगा। इनिशियल समझो n0 है, समझो जब टाइम t 0 आवर्स था, जब शुरुआत हुई एक्सपेरिमेंट की, तो जो इनिशियल नंबर ऑफ बैक्टीरिया है वो n0 है, समझो 4 घंटे के बाद डबल हो गया, 4 घंटे के बाद डबल हो गया। यहाँ बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स द बैक्टीरिया इंक्रीज इन 12 आवर्स, तो 12 आवर्स के अंदर, 12 घंटे के अंदर बैक्टीरिया का नंबर कितना हो जाएगा, ये पूछा गया। सिंपल सी बात है, अगर 4 घंटे में डबल हो रहा है तो 8 घंटे में क्या होगा, उसका भी डबल हो जाएगा। 2n है, n0 का डबल है तो उसका डबल 4 टाइम्स हो जाएगा n0 का, और 4 घंटा लेंगे, 12 घंटे हुए तो इसका भी डबल हो जाएगा, जो n0 का 4 टाइम्स था 8 टाइम्स हो जाएगा। यानी कि एक्चुअल में अगर 4 घंटे में n0 से 2 टाइम्स होता है n0 का, तो 12 घंटे में उसका डबल का डबल होके 8 टाइम्स हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर है, सीधे आ गया ओरली, लेकिन हमको एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन करके दिखाना है, और ये जो 8 है ये लाके दिखाना है। कैसे करेंगे देखो ध्यान से देखना, dn/dt, ओके, बहुत ही इजी है, मजेदार है। यहाँ पर आप क्या करोगे, dn को यहीं रखो, ये n जो है इसको यहाँ लाओ, n, ये dt यहाँ गया k के साथ dt, इंटीग्रेशन ले लो हमेशा की तरह, 1/n का इंटीग्रेशन log ऑफ n आ गया, log ऑफ n इज इक्वल टू k, 1 का इंटीग्रेशन t हो गया प्लस एक कांस्टेंट c आ गया। अब क्या करना है, देखो इस k और c जो दो वेरिएबल आते हैं उनकी वैल्यू निकालनी है। याद रखो यहाँ पर 2 कांस्टेंट आएगा, एक k तो इस प्रोपोर्शन का कांस्टेंट आया था और इंटीग्रेशन लेने के बाद एक कांस्टेंट आया, इन दोनों की वैल्यू एक एक करके निकालेंगे। सबसे पहले c की वैल्यू निकालेंगे। c की वैल्यू निकालने के लिए ये यूज करेंगे, व्हेन टाइम t इज 0 देन n इज n0, हर बार यही करना है, ओके। when टाइम t इज 0 देन जो ये n है ये n0 होगा। अगर आप पॉपुलेशन के लिए कर रहे हो तो ये p है तो p0 लेना है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए कर रहे हो x है तो x0 लेना है। समझ में आ गया ना। तो अब ये है, तो अब पहले ये रखोगे, फिर ये देखो ये तो 8 आवर्स का दिया नहीं था, फिर ये दूसरा वैल्यू है, दूसरा क्या है कि when टाइम इज 4 आवर्स, सो n क्या है डबल, ये दिया हुआ है कि 4 घंटे में डबल हो जाता है इनिशियल अमाउंट का। तो ये जो पहली कंडीशन दी थी, टाइम t 0 है तो n इज इक्वल टू n0, ये नहीं भी दिया है तो खुद से लेना है। हर क्वेश्चन में आप खुद से लेके करोगे, जब टाइम t 0 है तो n n0 होगा, और ये दिया था जब 4 घंटे होते तो डबल होता है, ओके। और उसके बाद फाइनली ये जो निकालना है इसको आप निकालोगे 12 घंटे का यूज करके। तो जब पहले आप टाइम t 0 रखोगे, हर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, बहुत स्लो बता रहा हूँ, जब पहली बार टाइम t 0 लोगे, भले ये पॉपुलेशन हो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो, या नंबर हो, या टेम्परेचर हो, तो आपको c की वैल्यू आएगी। हर एक क्वेश्चन में सबसे पहले t 0 लेने के बाद ये c की वैल्यू आ जाएगी, c की वैल्यू वापस इसमें रखने का। उसके बाद जो टाइम पहला कंडीशन दिया होगा, ये 0 तो हमने खुद से लिया था, टाइम 4 आवर्स दिया है, वहां पर आप इस कांस्टेंट k की वैल्यू निकालोगे, और जब c की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, k की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, तो जो फाइनल केस दिया है फाइंड करने के लिए
वहां पर आपको नंबर आ जाएगा। ये हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा, यही एक तरीका है। 12 के 12 क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज के सब ऐसे ही करने हैं, सिर्फ फॉर्मेट अलग होगा। यहाँ नंबर दिया है बैक्टीरिया का, पॉपुलेशन दिया होगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, रेडियो एक्टिव डीके दिया होगा, टेम्परेचर दिया होगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, बस यही है। कंसेप्ट एक ही है डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो हर बार ये टाइम t0 लेना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा log n, सो log ये n हो जाएगा n0, ओके, इज इक्वल टू k t। अच्छा टाइम t0 है तो t को 0 ले लो, ये 0 हो गया प्लस c। अब क्या हो जाएगा k इंटू 0 0, c की वैल्यू मिल गई log n0, ये ऐसे आ गया, c आपको मिल गया। देयरफॉर ये समझो एक्सप्रेशन 1 था, अब ये चेंज हो जाएगा log ऑफ n इज इक्वल टू k t प्लस c क्या आया log n0। ओके, एक मिनट इसको सही से लिखते हैं, log n0 आया, ठीक है ये, और यहाँ पर ये log n, इसको चाहिए तो यहाँ माइनस कर सकते हो या आगे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये एक्सप्रेशन समझो 2 आया। अब देखो इसी एक्सप्रेशन के अंदर आगे करते हैं। व्हेन टाइम t इज 4 आवर्स, ये दिया हुआ है हम लोगों को n2 n0, तो यहाँ से करते हैं log जो n है वो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स n0, क्योंकि ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, इज इक्वल टू के टी प्लस लॉग n0। ओके, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर c की वैल्यू आई थी, c रिप्लेस हो गया, अब यहाँ k की वैल्यू निकालेंगे। log n0 को यहाँ लाओ तो ये log 2n0 है, ये यहाँ पर आएगा माइनस होगा, log प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है और log कॉमन लिया तो अपॉन हो गया, डायरेक्ट किया एक स्टेप। ओके, इज इक्वल टू के टी, n0 से n0 कट हो गया। सो यहाँ टाइम कितना दिया था, टाइम हम लोग को दिया था 4, तो ये टाइम की जगह पे मैं 4 लिखता हूँ, तो ये क्या हो गया 4 इंटू के हो गया। अब ये 4 को यहाँ लाओ तो ये क्या दिया है देखो log, और n0 कैंसिल 2 आ गया log ऑफ 2, और ये 4 यहाँ पर आएगा तो 1/4 इज इक्वल टू के बचा, के को इस तरफ लिख देते हैं। तो देखो यहाँ पर के की वैल्यू आ गई, यहाँ पर सी की वैल्यू आई थी। अब ये एक्सप्रेशन हमारा चेंज हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन ओके फ्रॉम टू क्या हो जाएगा देखो log ऑफ n इज इक्वल टू के की जगह पर आ जाएगा 1/4 log ऑफ 2 और टाइम t। ओके, ये आ गया प्लस log n0, ये आ गया, जो क्वेश्चन था मॉडिफाई गया। अब इसके अंदर ये रखो व्हेन टाइम t इज 12 आवर्स और ये निकालना था n जो है 8 टाइम्स n0 आना चाहिए। ओके, व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 12 आवर्स, जब टाइम t है वो 12 आवर्स है तो n कितना, तो अब यहाँ करेंगे log n इज इक्वल टू, यहाँ 1/4 है, log 2 है, और यहाँ पर टाइम t 12 आवर्स है, 12 आवर्स है, देखो ये 12 आवर्स प्लस log n0 है। आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये देखो ये log 2 एक साथ है, ये 4 से ये कट होगा, 4 3 12, 3 टाइम्स log 2 आ गया। log ऑफ n इज इक्वल टू 3 टाइम्स log 2 और प्लस log n0 आ गया, log ऑफ n0। दिख रहा है क्या आपको? यस दिख रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा log ऑफ n, यहाँ पर ये ब्रैकेट दे दिया मैंने, इसको ऐसे रखो मोड, log ऑफ n इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा log, ये 2 log की प्रॉपर्टी होती है 3, यहाँ पर आएगा 2 क्यूब प्लस log ऑफ n0, तो ये क्या हो गया log 2 क्यूब मतलब 8 प्लस log n0। अब दोनों का log कॉमन ले लो, log कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा 8 और ये प्लस है तो इंटू n0, यहाँ क्या है log n है। अब दोनों देखो ये log n और log दोनों log कंपेयर करो तो n कितना आ गया 8 टाइम्स n0, और ये आपका आंसर आ गया। ये तो हमने पहले ही लाया था ना, n अगर n0 है 4 घंटे के बाद डबल हुआ, 8 घंटे के बाद 4 गुना होगा, 12 घंटे के बाद 8 गुना होगा, ये तो पहले ही हम करके लाए थे, ये हमने इस तरह से करके लाया। ये जो तरीका बताया इस तरीके को आपको फॉलो करना है। क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से है, सबसे पहले आप बेसिक जो मैंने बताया था वो तरीका फॉलो करोगे बेसिक, वो आने के बाद हमेशा पहले टाइम t0 है तो n0 लोगे, p है तो p0 लोगे, ये आने के बाद आपको c की वैल्यू मिलेगी, c की वैल्यू वापस उठा के इसमें 1 में रख दो। फिर आपको हमेशा दूसरी जो कंडीशन दी होगी, मतलब एक्चुअल में फर्स्ट कंडीशन दी होगी कि टाइम t इतना है तो p या n इतना है, उसका यूज़ करके आप k की वैल्यू निकालोगे। फिर ये जो k और c की वैल्यू मालूम है तो आपका जो इक्वेशन है ये परिपूर्ण हो गया, पहला इक्वेशन। अब फाइनली जो आपको इक्वेशन दिया था कि जब t 12 आवर्स है तो n कितना, तो उसी में रख दो आपको मिल जाएगा। ओके,
तो इस तरह से स्टेप है, बहुत ही आसान है, मज़ेदार है, थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन आपको मज़ा आएगा। इसको कॉपी कर लो। सो स्टूडेंट, उम्मीद करूंगा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये जो चैप्टर है इसके अंदर जो 6.6 है ये पूरा एप्लीकेशन है, थियोरेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन है बड़ा इंटरेस्टिंग। फिजिक्स भी आपको यहाँ पर याद आएगा, मैथ्स भी है। मैंने एक ही क्वेश्चन सिखाया लेकिन उस क्वेश्चन को सिखाने के पहले मैंने पूरे 6.6 का बेसिक भी बताया, ठीक है। और ये जो एक क्वेश्चन अगर आपको आ गया होगा, ओके ये तो चलो हटा दो, एक क्वेश्चन अगर आपको आ गया होगा तो आप समझो कि आपको पूरा 12 क्वेश्चन का जो है बेस तैयार हो गया। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन बताया है उसी तरीके से पूरे के पूरे 12 क्वेश्चंस है, ठीक है। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, स्क्रीनशॉट लो। यस, अभी आप कोशिश करना सेकेंड और थर्ड फोर्थ क्वेश्चन खुद से करने की। वैसे तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा ही, नेक्स्ट डे, टेंशन मत लो, पूरा करने वाला हूँ। बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि सर लाइन प्लेन, तो मुझे समझ में नहीं आता कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पहले पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे। जो पेंडिंग है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ सेव करके रख लो, दे दो हमको, बाद में आप भग गए तो, नहीं पढ़ाए तो। ऐसा क्या करते हो यार, ऐसे मत करो। जो पहले पढ़ा रहे वो तो पढ़ो, बीच में मैं लाइन प्लेन पढ़ाने नहीं जाऊँगा। ये अभी 12 क्वेश्चन है, एक हो गया, 11 बाकी है। जैसे ही खत्म होगा लाइन प्लेन शुरू हो जाएगा। सब तो पढ़ा दिया ना यार। कुछ बच्चे ऐसे ना दिन भर मतलब एक ही, उनको काम ही नहीं है, पढ़ते नहीं होंगे मुझे लगता है, या तो पूरा पढ़ लिया होगा। हाँ, कुछ बच्चों ने पूरा पढ़ लिया, उनको लास्ट ईयर का ओल्ड सिलेबस मैंने लाइन प्लेन भेजा था, तो ये देखो, और उन्होंने वो देख के भी तैयार कर लिया। लेकिन कुछ बच्चे जानबूझ के इरिटेट करने के लिए ऐसा करते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी आएगा। ओके, सारा मैंने पढ़ाया, वो भी पढ़ाऊँगा। तो आपको बता दूँ कि मैं कॉमर्स का 11th 12th भी पढ़ा रहा हूँ, 10th के भी लेक्चर्स हो रहे हैं। आपके अगर कोई भाई बहन है या पहचान वाले, उन सभी को ये जो चैनल है उन तक पहुंचाओ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस चैनल से जुड़ने दो, ठीक है। और आप लोगों ने इतना अच्छा पढ़ाई आप लोग कर रहे हैं, कमेंट आपके बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, मैं पढ़ते रहता हूँ आपके कमेंट। आपको अगर कुछ सजेशन देना है, कुछ अच्छी बातें बतानी है तो कमेंट्स के जरिए आप भी बताएं। अगर आप कमेंट नहीं करते हो तो ज़रूर कमेंट करें, आपको क्या अच्छा लगता है वो बताइए। अगर आपको कुछ और सजेशन देना है तो वो भी बताओ कमेंट करके, हर लेक्चर में बताया करो। हर लेक्चर्स को लाइक भी कर दिया करो अगर आपको पसंद आ रहा है तो, नहीं पसंद आता तो डिसलाइक कर दिया करो। लेकिन एक बात है, अगर आप मेरे लेक्चर्स देख रहे हो, पसंद आ रहा है तभी तो देख रहे हो, ठीक है। चलो इसको जल्दी से फिनिश करेंगे, आने वाले 2 लेक्चर्स में इसको फिनिश करेंगे, लाइन प्लेन शुरू करना है अपने को, ठीक है। तो बाय एवरीवन।